नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। सीआरपीसी सेक्शन 438 में एंटी सेपेट्रिक बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। ये एक ऐसा प्रावधान है कि जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी मामले में उसे फंसा दिया जाएगा और ऐसे में उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए अगर वो व्यक्ति चाहे तो गिरफ्तारी से पूर्व ही न्यायालय से अग्रिम जमानत ले सकता है। और जब वो व्यक्ति अग्रिम जमानत न्यायालय से ले लेता है और उसका जो अग्रिम जमानत है न्यायालय स्वीकार कर लेता है, तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जाती है तो उसे मुचलके पे छोड़ दिया जाएगा, यानी बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाता है, यानी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। तो अग्रिम जमानत ऐसे लोगों के लिए जिन्हें डर होता है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा हो जाएगा, झूठा एफआईआर हो जाएगा और इसमें उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक प्रावधान किया गया है। और आजकल 498A एक ऐसा केस बन गया है जो सबसे ज्यादा दर्ज होता है और न्यायालय खुद कह रहा है कि ये जो धारा लग रही है उसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो वैसे तो 498A में गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हमारे सामने आते हैं जहां पे 498A के केस में जो पुलिस होती है वो पति और पति के घर वालों को अरेस्ट कर लेती है एफआईआर हो जाने के बाद ही। तो ऐसे में पतियों के लिए भी डर बना रहता है कि अगर उनकी पत्नी उनके ऊपर 498A का केस लगा दे रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। तो ऐसे में उन्हें भी एंटी सेपेट्रिक बेल कभी कभी लेना पड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एंटी सेपेट्रिक बेल आपको कब लेना चाहिए। जो भी चीजें आज मैं आपको एंटी सेपेट्रिक बेल के बारे में बताऊंगा वो 498A के रिगार्डिंग बताऊंगा और साथ ही साथ जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो पूरी तरह से प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपको अग्रिम जमानत कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, क्या क्या आपको अपनी तरफ से तर्क देना चाहिए जिससे कि आपका जो अग्रिम जमानत है वो स्वीकार कर लिया जाए और आपको सफलता मिल सके। तो सारी चीजें आज आपको अग्रिम जमानत के संदर्भ में प्रैक्टिकली समझने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप PCSJ एग्जाम को क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे अभी लाइव क्लासेस की बहुत सारी बैचेज स्टार्ट की गई हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे और आप भी एक जज बन पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है जो कि RJS और HJS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पे आपको फैजान खान सर, करण संगवान सर और वैष्णवी बंसल मैम के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर हैं जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आते हैं। तो इनकी मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड HJS एग्जाम 2021 जिसका शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपने अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरें। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय भी अगर आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आप जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी से जुड़िए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो देखिए, हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि ऐसे जो भी अपराध है जिनमें 7 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान किया गया है, तो उन अपराध को किए जाने पे जो भी एक्यूज है पुलिस उन्हें बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ऐसे जो भी अपराध है जिनमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान किया गया है उसमें पुलिस ऐसे आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती भी है तो ऐसे में पुलिस को कोई ठोस कारण बताना होगा कि वो आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तारी का उचित कारण बताना होगा, तभी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो वैसे तो 498A के केस में 3 ही साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में हमारे सामने ऐसा भी आता है जिसमें पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस पति को अरेस्ट कर लेती है। इस वजह से एंटी सेपेट्री बेल का जो प्रावधान है वो पति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी उसकी पत्नी ने उसके ऊपर 498A का केस लगाया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस क्या ठोस कारण देती होगी जब पुलिस के पास
पास कोई ठोस कारण ही नहीं होगा तो पुलिस कैसे गिरफ्तार कर लेगी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देता हूँ कि पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। पुलिस बहुत सारे कारणों को दिखा के पति को अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि पुलिस ये दिखा देती है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसे में ये व्यक्ति भाग जाएगा या फिर कोर्ट की तारीखों पे नहीं आएगा, तो ऐसे में इससे व्यक्तिगत मुचलका लिया जाना या फिर बेल बॉन्ड लिया जाना ये काफी ज्यादा आवश्यक है। तो ऐसे में पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद कोर्ट में उस व्यक्ति को जमानतदार देने होते हैं, तब जाके उसकी जमानत मिल पाती है। तो देखिए, अगर आपके ऊपर अब 498A का केस हो गया है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको जो जमानत लेनी है यानी अग्रिम जमानत लेनी है वो कब लेनी है। तो देखिए, अगर 498A का केस आपके ऊपर हुआ है और ऐसे में आपको डर लग रहा है या फिर पुलिस आपके ऊपर बार बार दबाव बना रही है, कह रही है कि आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा या फिर ऐसे ही आपको लग जाता है, यानी अगर आपको किसी तथ्य के आधार पे या फिर कहीं से भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसे में आपको अग्रिम जमानत लेना होता है। वैसे नॉर्मली केस में 498A के केस में जो पुलिस होती है वो पति को अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में जहां पुलिस के ऊपर दबाव बना दिया जाता है या फिर पति की गलती निकल जाती है तो ऐसे में पति को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो ऐसे में कुछ यही मामले हैं जहां पे पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाता है पत्नी पक्ष की तरफ से कि पति को अरेस्ट कर दिया जाए। तो उन्हीं मामलों में या फिर जहां पति की सरासर गलती होती है, पति जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करने लगता है पुलिस वालों से ही, तो उन्हीं सब मामलों में पति की अरेस्टिंग हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा तो ऐसे में आपको जरूर अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज प्रैक्टिकली बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं और आपका जो 498A का केस है वो दूसरे प्रदेश में चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपकी जो पत्नी है उन्होंने राजस्थान से केस किया है या फिर दिल्ली से केस किया है या फिर मध्य प्रदेश से केस किया है, यानी जो केस हुआ है वो दूसरे प्रदेश में है और आप दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ऐसे में इन सब स्थितियों में आपको अग्रिम जमानत जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मामलों में पुलिस ज्यादातर अरेस्ट करती है और पुलिस ये दिखाती है कि ये जो व्यक्ति है वो दूसरे प्रदेश का रहने वाला है। अगर इसे अरेस्ट नहीं किया गया, इससे जमानतदार नहीं लिए गए, बेल बॉन्ड नहीं लिया गया तो ये व्यक्ति तो तारीखों पे आएगा ही नहीं, फरार हो जाएगा। तो यही सब दिखा के पुलिस अरेस्ट करती है। तो ऐसे में अगर आपका जो केस है वो दूसरे प्रदेश में चल रहा है, आप कहीं और के रहने वाले हैं, तो ऐसे मामलों में आपको जरूर अग्रिम जमानत ले लेना चाहिए। एक और चीज आप समझ जाइए कि ये जो चीज मैंने आपको बताई कि अग्रिम जमानत अगर आप दूसरे प्रदेश में है, केस दूसरे प्रदेश में है तो आपको ले लेना चाहिए। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि पुलिस ऐसे मामलों में आपको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिकली में यही होता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस आपको इसी वजह से अरेस्ट करेगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली में होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, आपको डर है, तो ऐसे ही मामलों में पति को एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए, तभी उसका बचाव हो सकता है। अगर पति नहीं लेता है अग्रिम जमानत तो ऐसे में उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, 2-3 दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। तो ऐसे में यही सारी चीजें पति को ध्यान देनी होती है। अब दूसरा सवाल बनता है कि अग्रिम जमानत हमें कहां से लेना चाहिए। तो देखिए, अग्रिम जमानत जो लिया जाता है वो सेशन कोर्ट से भी लिया जा सकता है और हाई कोर्ट से भी लिया जा सकता है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि जब आपका सेशन कोर्ट में जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगा तभी आप हाई कोर्ट में जा सकती हैं, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकती हैं। लेकिन एक चीज और आप प्रैक्टिकली समझिए कि ज्यादातर मामलों में 95% केस में यही होता है कि पति जब भी एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में है तो वहां से उसके बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको अग्रिम जमानत देना हो तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाइए। यहां पे 95% चांस है कि आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी। सेशन कोर्ट से पति को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। 95% जो बेल एप्लीकेशन होता है एंटीसिपेटरी के लिए, पति के लिए, वो खारिज कर दिया जाता है। अगर घर वालों के लिए है तो ऐसे में कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो पति का एप्लीकेशन है सेशन कोर्ट उसे खारिज कर देता है। तो उससे बेहतर यही होगा कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाए। जो समय आप यहाँ पे सेशन कोर्ट में बर्बाद करेंगे, जो पैसा यहाँ बर्बाद करेंगे, उसे सीधा आप हाई कोर्ट में जाए और वहीं से आप रिलीफ ले ले। तो आपको सीधा हाई कोर्ट जाना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा अगर मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको बताऊं तो। अब एक और सवाल बनता है कि कौन कौन से ग्राउंड बनाने चाहिए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। तो देखिए, सबसे मुख्य मैं आपको कुछ ग्राउंड बता देता हूं। जैसे आपको हमेशा यही कहना
कहना चाहिए कि आपने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है, सिर्फ आपको फंसाया गया है। और जो लड़की पक्ष वाले हैं यानी पत्नी पक्ष वाले हैं वो काफी दबंग टाइप के लोग हैं, काफी पावरफुल लोग हैं। तो ऐसे में वो पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे में मुझे अरेस्ट ना किया जाए इसके लिए मैं न्यायालय से रिलीफ मांग रहा हूं और अग्रिम जमानत की मांग कर रहा हूं। सबसे पहला तो आपको यही ग्राउंड दिखाना है कि आपको झूठा फंसाया गया है और झूठा फंसा के आपको ऊपर दबाव बनाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए सिर्फ आपको अरेस्ट कराने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला ग्राउंड आपको यही बनाना है। जो दूसरा ग्राउंड आपको बनाना है उसमें आपको यह कहना है कि जो पत्नी पक्ष वाले हैं यानी आपकी पत्नी है वो आपसे रुपयों की मांग कर रही है, आपसे कह रही है कि अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मुझे झूठे केसों में फंसा देगी और मुझे जेल भिजवा देगी। इस प्रकार की वो मुझे धमकियां दे रही है। तो सिर्फ मुझ पर दबाव बनाने के लिए, मुझसे पैसे लेने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर केस दर्ज कराया है। और जब मैं पैसा नहीं दे रहा हूं तो मुझे और डराने के लिए, धमकाने के लिए, मुझे अरेस्ट करवाने की भी धमकियां दी जा रही है। तो इसी वजह से मैं अग्रिम जमानत की मांग कर रहा हूं और न्यायालय से रिलीफ मांग रहा हूं। तीसरा जो मुख्य ग्राउंड आपको बनाना चाहिए, ये आपको दिखाना चाहिए कि अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर अपने घर में आप खुद ही कमाने खिलाने वाले हैं, तो ऐसे में इन सब चीजों को आपको दिखाना चाहिए कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो ऐसे में आपके फ्यूचर में काफी दिक्कतें इस अरेस्टिंग की वजह से आ जाएंगी और आप परेशानियों में पड़ जाएंगे। तो ऐसे में आपको अरेस्ट ना किया जाए। के बाद आपको न्यायालय से बोलना है कि अगर मुझे अग्रिम जमानत मिल जा रही है तो मैं न्यायालय जो भी मेरे सामने शर्तों को रखेगा मैं उन सारी शर्तों को मानूंगा। ना मैं कभी विदेश जाऊंगा छोड़ के बिना न्यायालय की अनुमति के, ना ही मैं कभी कोर्ट की तारीखों पे आने से बचूंगा, ना ही मैं कहीं फरार होऊंगा। तो ये सारी चीजों को आपको स्वयं बोल देना है कि न्यायालय अगर मुझे रिलीफ देता है, अग्रिम जमानत देता है तो मैं कहीं फरार नहीं होऊंगा और न्यायालय जो भी शर्तें को बोलेगा मैं उन शर्तों को मानूंगा। और भी आपकी पत्नी ने एफआईआर में जो भी गड़बड़ियां की हैं, जो भी दिक्कतें की हैं, जहां से भी आपको लगता है कि आपको रिलीफ मिल सकता है, जैसे उसने आपको कहीं गलत फंसाया है और ऐसे में आपके पास उसका सबूत है, तो इन सारी चीजों को आपको ग्राउंड बनाना है और इन्हीं सब के आधार पे आपको अग्रिम जमानत की मांग करनी है और प्रार्थना पत्र लगाना है। अगर आप ठोस कारण बताते हैं और ठोस ग्राउंड देते हैं तो ऐसे में आपका जो अग्रिम जमानत है वो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और ऐसे में आप गिरफ्तारी से भी बच जाते हैं। तो ये अग्रिम जमानत को लेके कुछ मुख्य बातें हो गई। अब मैं आपको अपनी तरफ से एक और मुख्य बात बताता हूं जो एकदम प्रैक्टिकली आप लोग समझिएगा। तो देखिए 498A का जब केस होता है तो ऐसे में पति और पति के घर वाले डर जाते हैं कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, अब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आप कहीं से भी पता करिएगा, कहीं से भी जानकारी लीजिएगा कि जहां भी 498A के एफआईआर में पुलिस अरेस्ट करती है वो सिर्फ पति को अरेस्ट करती है, उसके घर वालों को कभी अरेस्ट नहीं करती है। ज्यादातर मामलों में यानी मान के चलिए 99.99% जो भी केस होती हैं उसमें अगर अरेस्टिंग होती है तो अरेस्टिंग वाले मामलों में सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी होती है वो पति की होती है। पति के घर वालों को अरेस्ट पुलिस नहीं करती है, सिर्फ पति को अरेस्ट करती है। तो ऐसे में घर वालों को तो अग्रिम जमानत लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप घर वालों के लिए अग्रिम जमानत लेते भी हैं तो ऐसे में आप मान के चलिए उन्हें अरेस्ट किया ही नहीं जाएगा। तो जब उन्हें अरेस्ट किया ही नहीं जाएगा तो आपको उनके लिए अग्रिम जमानत लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ऐसे में अगर आप अग्रिम जमानत अपने घर वालों के लिए ले भी लेते हैं तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपके जो पुलिस है वो आपके घर वालों का नाम निकालना चाहे तो ऐसे में पुलिस वालों के सामने भी दिक्कत आ जाती है। वो भी जल्दी नाम तब नहीं निकालना चाहते हैं जब घर वालों को अग्रिम जमानत मिल जाती है। तो आपको यही प्रयास करना है कि अपने घर वालों के लिए अग्रिम जमानत नहीं लेना है। आप मान के चलिए कि उनकी अरेस्टिंग नहीं की जाएगी, अगर अरेस्टिंग की भी जाती है तो सिर्फ पति की अरेस्टिंग की जाएगी। तो आपको अपने घर वालों के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने अग्रिम जमानत के लिए परेशान होना है और सीधा हाई कोर्ट जाना है। अगर आप अपने घर वालों का अग्रिम जमानत लेना भी चाहते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आप सेशन कोर्ट ही जा सकती हैं, उनको तो सेशन कोर्ट से ही बेल मिल जाएगा और वहीं से रिलीफ मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली तौर पे मैं पतियों को यही सलाह दूंगा जिनके ऊपर और उनके घर वालों के ऊपर 498A का केस हुआ है, उनको घर वालों के लिए अग्रिम जमानत लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो अग्रिम जमानत घर वालों के लिए ले लेते हैं तो उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। अगर पुलिस चाहे तो चार्जशीट के साथ घर वालों का नाम निकाल सकती है, लेकिन अगर आप अग्रिम जमानत ले लिए होते हैं तो ऐसे में नाम भी जल्दी नहीं पुलिस निकालना चाहती है, ये भी दिक्कत आ जाती है पति के सामने। तो जब भी पति को
अग्रिम जमानत लेनी है वो स्वयं के लिए लेनी है। जब एकदम रेयर मामला हो और पति को लगने लगे कि मेरे घर वालों को भी अरेस्ट कर दिया जाएगा, तभी पति को लेना है। वैसे नॉर्मली केस में और ज्यादातर केस में, जैसा मैंने आपको बताया, 99.99% केस में घर वालों की अरेस्टिंग नहीं होती है, सिर्फ पति से मतलब होता है और पुलिस पति को ही अरेस्ट करती है। तो आशा करता हूं इन सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बातें बताई आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।